बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग और आज हमारा जो टॉपिक है नाइव बेस क्लासिफायर से रिलेटेड आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके लिए आप में से बहुत से लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि हम एक्चुअल जनरेशन कब स्टार्ट करेंगे और कब हम देखेंगे कि हमने शुरू से ये क्लेम सुना था कि जो जनरेटिव क्लासिफायर्स हैं they actually learn to generate the various distributions the various classes जिन classes पे उनको train किया जाता है classify करने के लिए और आज की इस relatively short video में हम ये देखेंगे कि ये process बहुत आसान है there are multiple ways of doing that generation we'll be learning one of them लेकिन इट्स पावरफुल इनफ कि आप इसको यूज़ करते हुए फौरी तौर पर अपने जो आपके बेस क्लासीफायर आपने लिखे हैं अगली असाइनमेंट के लिए आप लिख रहे हैं उनसे आप जनरेशन करवा सकते हैं ये ज़रूर है कि जो इनिशियली आपके क्लासीफायर जनरेशन करेंगे वो हो सकता है कि आपकी उन उम्मीदों पे पूरी ना उतरे कि स्पैम ईमेल बनाना शुरू कर दे परफेक्ट स्पैम बनाना शुरू कर दे उसके लिए आपको अपने क्लासीफायर को बेहतर करना पड़ेगा और नाइव अजम्पशंस को कुछ थोड़ा बहुत जो हमने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था उसको थोड़ा सा ज़रा बदलना पड़ता है थोड़ा सा ज़रा उनको सख्त करना पड़ता है लेकिन वंस you're able to do that then the text that you generate becomes better तो आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम वो कर लें और टेक्स्ट को बेहतर करने की कोशिश करें तो फिर हमारी जनरेशन किस तरह की होने लगती है सो लेट मी जस्ट रिमूव माय वीडियो फ्रॉम द स्लाइड एंड लेट्स मूव ऑन All right. So our big question today is how do I get my naive Bayes classifier to generate data? So we have this boss monkey here who's saying, all right, boys, listen up. We'll be generating Shakespeare and not Shakespeare today. And this worker monkey saying, okay, boss. And the other worker monkey saying, we need a few more monkeys though. Partially intended as a joke and partially intended to convey a historical analogy to you. ये monkey on a typewriter की जो analogy है ये historically आपको काफ़ी यूज़ होती हुई मिलेगी. So the basic idea is you take a monkey and you place him in front of a typewriter and he starts punching the keys. We can probably agree to the point कि जो कुछ वो कर रहा है वो randomly keys को दबा रहा है. अब वो random किसी भी distribution से sample होकर आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर की equal weightage होगी शायद center वाली keys are more likely to be pressed या हो सकता है corner वाली keys are more likely to be pressed. So that needs more information of the behavior of monkeys and the way they look at things and the way they perceive their environment and so on and so forth. और ये सारी बहसें भी आपको मिल जाएंगी. But for the point, for now we're just saying that a machine that is generating text at random इसको भी अगर हम देखें और इसके बिहेवियर को लिमिटिंग केस में ले जाएं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं. So for example, the infinite monkey theorem states that a monkey hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time will almost surely type any given text, such as the complete works of William Shakespeare. अच्छा अब ये जुमला है तो सही लेकिन अब इसको ज़रूर ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ये जुमला अपनी मैथमेटिकल सेंस में इंटरप्रेट होना मांग रहा है. ऐसा नहीं है कि आप एक बंदर को साल के लिए बिठा देंगे एक टाइपराइटर के सामने तो वो साल के बाद जो कुछ उसने लिखा होगा उसमें आई डोंट नो भांगे दरा और बाले जिब्रील भी शामिल होगा अगर वो उर्दू का टाइपराइटर यूज़ कर रहा है या शेक्सपियर का हेमलेट उसमें शामिल होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट जब आप प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू करते हैं तो यू फाइंड कि इवन इफ यू टेक सो मैनी monkeys that fill the observable universe and give them amount of time equal to the age of the universe, known age of the universe, so even then with the infinite monkeys and such long amount of time, not infinite, finite monkeys but just finite to a very large number. So दोनों numbers को बहुत large कर दिया, infinite नहीं किया है सिर्फ. तो अगर ये दोनों वेरी लार्ज नंबर्स के साथ भी आप डील कर रहे हों तो तब भी प्रोबेबिलिटी कि वो खाली हेमलेट लिख सकेंगे शेक्सपियर का ये भी बहुत कम है. इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है. तो यहाँ ये जो ऑलमोस्ट श्योरली यूज़ हुआ है ना ये बहुत स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में हुआ है. इन्फिनिट वन मंकी फॉर एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम अगर वो कर रहा है तो तब वो यकीनन कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो ये थोड़ा सा सिर्फ एक ऐसे आपके जहन में एक चीज़ लानी थी. अपने तौर पर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड अप ऑन दिस कि खाली रैंडम जनरेटर्स जो हैं
वो भी इन दी एंड हर चीज़ जनरेट कर पाते हैं। तो अब वो, लेकिन वो क्या यहाँ पे इसका मतलब है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है इन अ रियल प्रैक्टिकल सेंस, ये वो चीज़ है जो आई थिंक जिस पे पॉन्डर करके वी कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड एंड गेट द इंट्यूशन अबाउट अ लॉट अबाउट दीज मशीन्स। बट एनी हाउ हम यहाँ से आगे चलते हैं। सिर्फ ये तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट आपके सामने लाना था। ऑलराइट, सोर्सेज जो अगली स्लाइड्स के हैं उनमें कुछ वही हैं, डैन जोराफ्स्की की ऑनलाइन स्लाइड्स हैं और SLP3 की बुक है। पहले मैं इसका तफसील से जिक्र कर चुका हूँ। ऑलराइट, सो आपको याद होगा ये स्लाइड पुरानी स्लाइड है, आपने पहले देखी हुई है। जनरेटिव अप्रोच के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और हम मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास की, तो वो मैक्स लेकर आती है इस एक्सप्रेशन के ऊपर, एंड वी नो कि इसके डिनोमिनेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, लिहाजा वो निकल जाता है, एंड वी एंड अप विद दिस। और इसके अंदर से जो ये वाला हिस्सा है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज द पार्ट जो जनरेशन की तरफ जा रहा है। सो वी end up creating these two generators. For example, for spam versus non-spam, we have these two generators जो कि सीख रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से spam generate करते हैं या किस तरह non-spam generate करते हैं। और in other words, they are just learning the probability distribution of the various words. In this case, the features were bag of words. और अब आप ये भी जानते हैं कि वो क्या होता है, तो ये bag of words features का weight सीख रहे हैं। राइट अब इस पॉइंट तक आते आते आपके लिए सब चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी होनी चाहिए कि इसेंशली आपकी बेस थ्योरम ने इन सारे फीचर्स की वेटिंग सीखी है। एंड नाउ अब आपके जहन में वो सारे लिंक्स भी होने चाहिए कि किस तरह दिस थिंग लिंक्स विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड एवरीथिंग। आप उस पर भी वीडियो सुन चुके हैं, राइट? सो व्हेन वी से अ जनरेटर वी आर और लर्निंग टू जनरेट समथिंग, इट्स एसेंशली लर्निंग द relative weights of the various features, जिनको यूज करते हुए अब एक फीचर सेट प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है उस फीचर सेट की बेस पर। अब वो बैग ऑफ वर्ड्स हैं तो आउटपुट बैग ऑफ वर्ड्स होगी, वो आई डोंट नो कोई और फीचर्स हैं तो वो आउटपुट उन्हीं फीचर्स की सेंस में होगी। अगर आप वो हार्ट वाली चीज देख रहे होते हैं कि जी हार्ट डिजीज है या नहीं है, अगर आप आउटपुट कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी का दिल बना हुआ आ जाएगा, उसके अंदर जो आउटपुट होगी वो यही होगी कि आर्टरीज ब्लॉक हैं या नहीं हैं, और मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है क्रिटिकल या डेंजर जोन में या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, और इस जो वो चीज़ जनरेट कर रहा होगा वो यस नो वेक्टर्स होंगे जो आउटपुट के अंदर आ रहे होंगे हार्ट पेशेंट्स के वर्सेस नॉन हार्ट पेशेंट्स के, राइट? सो यू गेट द आइडिया कि जनरेशन से हमारा एग्जैक्टली मतलब क्या है। इन दिस केस व्हेन वी से कि स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम एक नाइव बेस जनरेट कर देगा, तो जो इसेंशली जो चीज़ वो जनरेट करेगा वो वर्ड्स होंगे जो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन जो स्पैम जनरेटर जनरेट करेगा वो ऐसे वर्ड्स करेगा जो स्पैम वर्ड्स होते हैं, और जो नॉन स्पैम जनरेटर करेगा वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि नॉन स्पैम होते हैं। आप कहेंगे तीसरी स्लाइड पे पहुंच के ये चीज़ मज़ेदार नहीं रह गई तो ऐसा नहीं है कि मज़ेदार नहीं रह गई, और आगे जाकर हम आपको आज ही की इसी वीडियो में दिखाएंगे कि इसको बहुत ही आसानी के साथ आप उस सेंस में भी जनरेशन बना सकते हैं जिसको हम अपनी ट्रेडिशनल सेंस में जनरेशन कहते हैं। यानी वाकई वो एक ईमेल लिखी हुई हो और लग रही हो कि यार ये तो वाकई एक टेक्स्ट ऐसा है जो कि विच कैन बी, यानी ह्यूमन विल डिटेक्ट इट एज अ मशीन, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ उससे कुछ ना कुछ टेक्स्ट ज़रूर लगे कि ऐसा शायद कोई लिख सकता है, अगर वो अपने राइट माइंड में ना हो तो वो ऐसी ईमेल लिख सकता है। एंड देन हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल रिलायबल लुकिंग टेक्स्ट? क्योंकि आपने सुना होगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे पूरे का पूरा पेपर जनरेट किया गया और उसे कॉन्फ्रेंस में सबमिट कराया गया और वो पेपर उस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया। इस पॉइंट तक चीज़ें कही हैं, इस पर पढ़िएगा अपने तौर पर। तो अब इस तरह की जनरेशन कैसे होती है? अगेन वी नीड टू मूव टू मोर रिच फीचर्स, more training data, and then models which are specifically designed या trained या tweaked to generate such kind of data। ठीक है, तो उसके लिए वो लेकिन वो बनता इसी सब कुछ के बेस पर है जो कुछ बुनियादी चीज़ें आप इस वक्त पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। All right जी, so this is now our first method that we're going to use for text generation, और मैं बहुत simple example से शुरू करूँगा। एक example जिसको मैं 0 grams कह रहा हूँ। यहाँ 0 ग्राम से मेरा क्या मतलब है? यहाँ 0 ग्राम से मतलब है कि हम assume कर रहे हैं कि for all words belonging to your vocabulary, they have equal probability of occurrence एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो आपकी जो बैग ऑफ वर्ड्स अजम्पशन है और आपकी नाइव बेस अजम्पशन है उसमें ही आ गया कि सारे वर्ड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, जो आपने पढ़ा है उसमें उनकी आपने इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं देखी, आपने ये देखा है कि वो प्रोबेबिलिटी वेटेड होती है, जिनको हम 1 ग्राम्स कहते हैं, यूनिग्राम्स कहते हैं, या जिनको बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स कहते हैं जो आपने पिछले उसमें पढ़ा है। यहाँ पर हम उससे भी एक सिंपल फॉर्म देख रहे हैं कि आपकी पूरी डिक्शनरी के अंदर जितने वर्ड्स हैं, लेट्स से ए है और एन है और आई डोंट नो एप्पल है, and then so on up to like
लेट्स से जू है और जो कोई भी आपके सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपकी पूरी की पूरी अंग्रेजी ज़बान की लेट्स से वोकैबुलरी है। इस पूरी वोकैबुलरी में मैं ये कहता हूँ कि हर वर्ड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसमें वी वर्ड्स हैं, तो ईच वन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/v। इस सिंपल एग्जाम्पल को लेकर हम ज़रा पहला जनरेटर लिखते हैं, और इस वक्त आप बेशक पॉज करके थोड़ा सा खुद सोचें, ये बहुत आसान है। हाउ वुड यू जनरेट टेक्स्ट if each word has equal probability of occurrence? How would you then generate text? And you have these V words in this set. I hope कि आप सोच चुके होंगे. So basically आप ये कह रहे हैं कि you imagine all the words of English या of our training corpus. अब English क्या है? English हमारी corpus ही है ना, जो भी corpus आपकी English को represent कर रही है. तो आपकी training corpus के सारे words को आपने, अब ये करने के दो तरीके हैं. मैं आपको दोनों तरीके इस पहली एग्जाम्पल में बता देता हूँ. पहला तरीका ये है कि आपके पास V words थे, तो आपने कहा कि जी मेरी पूरी की पूरी स्पेस बिटवीन 0 and 1 के ऊपर मैप कर दें इन V words को. वो कैसे करेंगे? ईच वर्ड को एक इंटरवल दे दें इक्वल टू 1/v, राइट? And then so this is how it will look like. ये यहाँ पर 0 से 1 के बीच में आपके पास ये बेसिकली टोटल जितने हैं, ये आपके पास यहाँ से लेकर, आई होप आई एम एबल टू पुल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये वी वर्ड्स हैं. तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी हम जब ये जो कार्डिनैलिटी का साइन वी के साथ नहीं लगाते और वी एज्यूम के देखने वाले को पता है कि वी से कहाँ मतलब सेट है और कहाँ से उसका मतलब जो है वो कार्डिनैलिटी है, इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे नहीं लगा रहा हूँ. बट यू नो कि जहाँ जहाँ मैं नंबर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, इट सिंपली मीन्स कि सेट नहीं है बल्कि कार्डिनैलिटी है. तो या बल्कि चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो. जहाँ जहाँ मेरा मतलब कार्डिनैलिटी है, लेट मी जस्ट से दिस. सो अब आपके पास ये हर एक जो इसके अंदर ये सब इंटरवल है, ये आपके फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए एंड दिस इज एन एंड दिस इज योर apple and so on and so forth, and this is your zoo, right? And now how would you generate text? You'll just generate a number, a random number between 0 and 1, जो किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल होकर आ रहा हो, एक ऐसा रैंडम नंबर हो जो कि यूनिफॉर्मली जिसके चांसेस हों 0 से लेकर 1 आने के, यानी कि कोई ऐसी गाउसियन ना हो कि जो जिसकी टेंडेंसी किसी सेंटर की तरफ जा रही हो, जिसमें 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी हो जितनी 1 आने की हो, जितनी 0.1 आने की हो, जितनी 0.01 आने की हो. हर एक चीज़ की एक रियल नंबर जनरेट करें जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो कोई भी नंबर जनरेट करने की, राइट? सो when you generate that number, that's going to fall somewhere on this axis between 0 and 1. So वो let's say यहाँ आ जाता है, वो let's say एक दफ़ा यहाँ आ जाता है, वो यहाँ आ जाता है, वो जहाँ भी आता है, जो भी वर्ड वहाँ से निकलेगा इसको आप आउटपुट कर देंगे. नहीं, ये C++ की टर्म लिख दी यहाँ पे, बल्कि आप उस वर्ड को आप आउटपुट कर देंगे, राइट? और उसको आप लिखते चले जाएंगे. ये आपकी जनरेशन शुरू हो गई. So for 0 grams where we have an IID assumption, this is how simple the generation is. For this, another way to generate would have been कि आपके पास V words हैं, तो उन V words के ऊपर जनरेशन कराने के लिए you just generate a random number between 1 and V. अगर आपका पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर V है, पहला जो आपका वर्ड है उसे आपने 1 कहा हुआ है और आखिरी को आपने कहा हुआ है कि ये वीएथ मेरा वर्ड है, तो मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ बिटवीन 1 एंड V, और वो जो भी नंबर आता है मैं उस वर्ड को उस एरे में से निकाल के आउटपुट कर देता हूँ. इसेंशली ये एक ही बात है, दोनों तरह से करना एक ही बात है. और जो अगली एग्जांपल्स हैं उसमें खुद ही अब ये मैपिंग कर लीजिएगा. मैं 0 से 1 वाले तरीके पे करूँगा, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको उस पर मैप करके काउंटिंग के अंदाज से भी कर सकते हैं. इट मेक्स नो डिफरेंस, इट्स द सेम थिंग, राइट? So you choose a random number between 0 and 1, print out the word whose interval includes the real value we have chosen, and then we continue. कब तक करते रहेंगे? जुमला कितना लंबा करना है? We continue choosing random numbers and generating words until we randomly generate the sentence final token. अच्छा, ये अब आपने नहीं सीखे हुए. Essentially sentence final token का मतलब ये होता है कि हम अपनी कॉर्पस के अंदर ना जब कभी कोई सेंटेंसेस वाला काम कराना होता है, तो हम हर सेंटेंस से पहले, यानी हर लाइन के शुरू में सेंटेंस इनिशियल टोकन. So he plays, let's say, football, and then you have a, sorry मैंने उल्टा लगा दिया है as I usually do in coding as well, but you have your sentence initial token and your sentence final token, and then so on for
ऑल द सेंटेंसेस, हर सेंटेंस के शुरू और आखिर में आप ये टोकन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके सेंटेंसेस के बिगनिंग और एंड मार्क हो जाते हैं, रिगार्डलेस कि उसके आखिर में पीरियड डला हुआ है, रिगार्डलेस कि उसमें कोई पंक्चुएशन डली हुई है या नहीं, और रिगार्डलेस कि कभी उसमें जो कैरेज रिटर्न्स रहते हैं या नहीं रहते, आपके सेंटेंसेस मार्क हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम इससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे इनिशियली जो है वो सेंटेंस इनिशियल टोकन खुद से लगाएं आउटपुट के अंदर, और जो उस वक्त तक रैंडमली नंबर्स जनरेट करते रहें जब तक हमें सेंटेंस फाइनल टोकन ना मिल जाए। जैसे ही मिल जाए साथ ही हम जो है वो आउटपुट कर देंगे उसको, और फिर अगला सेंटेंस बिगिन कर देंगे। ये सेंटेंस फाइनल टोकन्स कितने होंगे, जितने आपकी कॉर्पस के अंदर सेंटेंसेस होंगे, या अगर वन सेंटेंस पर लाइन है तो जितनी लाइंस होंगी, राइट। होपफुली यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट, एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन टू So now we move on to the unigram case, जहाँ पर अब हम डील कर रहे होंगे यूनिग्राम से भी। So now the difference between the previous slide, और अब तक हम यूनिग्राम्स को पहले देख चुके हैं, हम बैग ऑफ वर्ड्स assumption को देख चुके हैं, लेकिन एक और अंदाज से सब कुछ को अगर आप देखना चाहें, पिछली स्लाइड में हमने ये कहा था कि सारे वर्ड्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। What happens in unigrams? We have the bag of words assumption, we have the naive Bayes assumption, so all the words are independent of each other. कोई वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। आई के बाद एम आने की कोई अलग से प्रोबेबिलिटी आई की वजह से बढ़ नहीं रही है। इट्स एम की जो भी प्रोबेबिलिटी है वही उसकी प्रोबेबिलिटी है जो उसके अपने काउंट पे डिपेंडेंट है। एंड यू ऑल्सो नो कि वो प्रोबेबिलिटीज निकलती कैसे हैं, आपने ये भी सीखा था। सो फॉर एग्जाम्पल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence of a word A is basically count of A divided by all words, all tokens in the corpus. Similarly, the probability of any word W is basically the count of that word W divided by n, the total number of tokens in the corpus, right? यही था ना, इसी तरह आपने probabilities निकाली थी सारी की सारी। So that means कि for unigram means कि it's independent but not identically distributed, and the probability of each word is directly proportional to the count of that word in the corpus and exactly equal to, ये जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको निकाला है, it's exactly equal to this thing, right, for all words in belonging to your vocabulary. So आप इस पे जनरेशन कैसे करेंगे? आप बेशक वीडियो पॉज करके खुद से एक दफ़ा करने की कोशिश करें, पिछली एग्जांपल आपके सामने। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, दिस इज द वन दैट यू कैन यूज राइट नाउ विद द सेंटिमेंट, या वो जो स्पैम नॉट स्पैम अगर आपने किया है उसके ऊपर लगाकर आप अभी इससे जनरेशन करवा सकते हैं, राइट। सो होगा क्या कि इमेजिन ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश या योर ट्रेनिंग कॉर्पस कवरिंग द प्रोबेबिलिटी स्पेस बिटवीन 0 and 1, और वो कैसे होगा, हर एक को कितनी जगह मिली हुई होगी, हर एक को उतनी जगह मिली होगी जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, अपने इंटरवल के बराबर जगह उसको मिली हुई होगी। लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक दिस। सो उसको अपने इंटरवल के बराबर जगह मिली हुई होगी। सो फॉर एग्जांपल ये कोई वर्ड था जो बहुत फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा था, लाइक आई डोंट नो द, और ये कोई और वर्ड था फॉर एग्जांपल इज, और यहाँ पर कहीं आपके वर्ड थे लेट्स से, ये बहुत रेयर वर्ड्स थे जो बहुत कम आए में, आई डोंट नो कोई एक नाम है यहाँ पे, आई डोंट नो अब्दुल कुद्दूस नेम, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली occurring name, and there is a name here as well, and there is a word here as well जो कि again high frequency word है। तो ये सारे के सारे words आपके इस इंटरवल के ऊपर between 0 and 1 पड़े हुए हैं, and this interval corresponds to all of the words in your vocabulary, and these intervals correspond to the individual probabilities of these words, right? तो अब आपने ये सब के सब इंटरवल और स्पेस इसको दे दिया। अब आपने क्या करना, व्हाट्स द नेक्स्ट टास्क, यू जस्ट जनरेट अ रैंडम नंबर, अगेन अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 जो कि यूनिफॉर्मली 0 and 1 के बीच में कहीं पर भी आ सके, और वो जहां भी फॉल करेगा, नाउ यू कैन सी कि उसकी किसी भी जगह फॉल करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज की प्रोबेबिलिटी के ऊपर जिस पे वो फॉल कर रहा है। ज्यादा चांसेस हैं कि वो द पे गिरेगा, उससे थोड़े कम चांसेस हैं कि वो इज पे गिरेगा, उससे थोड़े कम चांसेस हैं कि वो लेट्स से ये जो अगला वर्ड है इसके ऊपर गिरेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो इन वर्ड्स के ऊपर आकर गिरेगा जो बिल्कुल आखिर में लाया करते हैं। सो वो जहां पर भी आकर गिरता है आप उस वर्ड को आउटपुट कर देते हैं। सो आप बेसिकली आउटपुट कर रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की बिलीफ के हिसाब से, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से वेट करवा के चीजें आउटपुट कर रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये ख्याल है कि ये होती है लैंग्वेज, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग a better idea of how these things are done, and again you keep doing this until you reach the end of sentence marker. इसको अगर हम थोड़ा कंक्रीटली देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें मेरी ट्रेनिंग सेट के अंदर खाली 3 वर्ड होते, द और द अकर होता मेरे पास लेट्स से 800 टाइम्स, एंड ऑफ अकर होता 150 टाइम्स, एंड इफ अकर होता 50 टाइम्स,
और मैं इन तीनों को डिवाइड करके इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालता और इसको रखता, तो 0 से लेकर लेट्स से 0.8, अब जरूरी नहीं है कि दा शुरू में पढ़ा हो, दरमियान में हो, आखिर में हो, कहीं भी हो, इट्स अप टू यू. दिस डज नॉट नीड टू बी सॉर्टेड, दिस डज नॉट नीड टू बी नॉट सॉर्टेड, बिकॉज आपका नंबर इवेंचुअली जो जनरेट हो रहा है वो रैंडम नंबर है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको सॉर्ट करें या ना करें. तो let's say you take it like this, and then the 0 से 0.8 तक है, because ये total 1000 बन रहा है, so 0.8 जो है वो आ रही है यहाँ तक दा के पास, and then 0.8 से 0.95 तक आ रही है corresponding to this off, and the remaining is corresponding to this if. So you generate a random number and it falls somewhere, और वो जहाँ भी ये fall करेगा हम उसको output कर देंगे और कहेंगे कि ये मेरा word है जो किसने generate किया है. तो you'll be seeing things like that, and you'll be seeing a lot more thes, and you'll be seeing then the next thing that you're going to see more frequently would be off, and then a few ifs and so on. ठीक है, ये अब आपकी हो गई यूनिग्राम की जनरेशन. यहाँ तक जनरेशन जो होगी ना वो आप देखेंगे, जाहिर है क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं तो ये कोई इतनी लैंग्वेज नहीं लग रही होगी. जब आप स्पैम जनरेटर से जनरेट कराएंगे तो बेसिकली वो आपको एक तरह से वो वर्ड्स दे रहा होगा जो ज़्यादा स्पैम में आते हैं. So those are like individual words, आप उनको पैच टुगेदर करके कुछ बना सकते हैं खुद से. So you can say कि मैंने स्पैम जनरेटर से जनरेट कराया और उसके बाद उसके बीच में फंक्शन वर्ड्स लगाकर, स्टॉप वर्ड्स लगाकर उसको पूरा कर दिया और मेरी ईमेल बन गई. एंड इट्स अ स्पैम ईमेल. दैट ईमेल बाय दैट क्लासिफायर वुड बी कंसिडर्ड स्पैम. ये ईमेल अगर आप उसी तरह भी वापस उसको भेज देंगे ना तो उसको यकीनन स्पैम कहेगा. ठीक है, तो ये बात, ये चीज़ भी इसमें अपने पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है हाई लेवल वो भी जहन में रखें. अच्छा, अब मैं आपको ले जाता हूँ बायोग्राम्स की. सो बायोग्राम्स आपको याद होंगी हमने कैसे निकाली थी. हमारी कोई भी टेक्स्ट था, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है द शैनन विजुअलाइजेशन मेथड. अगर मैं इसकी यूनिग्राम्स निकालूं तो मैं इन इंडिविजुअल वर्ड्स को पकड़ूंगा, द शैनन विजुअलाइजेशन और मेथड, और ये कहूंगा कि जी ये सब एक एक दफ़ा कर रहे हैं तो ईच की काउंट जो है वो 1 है और ईच की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेट्स से द की जो है 1/4 है और शैनन की 1/4 है, विजुअलाइजेशन की 1/4 है और मेथड की 1/4 है, राइट. लेकिन अगर मैं इसको बायोग्राम में ले जाना चाहूँ तो मैं कहूँगा मेरी पहली बायोग्राम है द शैनन, दूसरी बायोग्राम है शैनन विजुअलाइजेशन, तीसरी बायोग्राम है विजुअलाइजेशन मेथड. 3 बायोग्राम्स हैं मेरे पास और तीनों एक एक दफ़ा अगर कर रही हैं, तीनों की मैं प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकता हूँ. प्रोबेबिलिटी भी किस तरह निकलती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शैनन इज इक्वल टू द काउंट ऑफ द शैनन डिवाइड बाय द काउंट ऑफ द फॉलोड बाय एनीथिंग, राइट. तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकल आती हैं. ये वो चीज़ थी जो हमने आपको एज सच किसी तफसील में बहुत ज़्यादा नहीं लेकर गए, लेकिन आपको बताया ज़रूर है कि ये होता क्या है. अगर हम बायोग्राम से जनरेशन करवाएं तो वो जनरेशन कैसे होगी, और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और यहाँ आके थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सीख लीजिए, इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है कि अब ये हो किस तरह रही है. यू स्टार्ट एंड नाउ, सो अब आपको ये मालूम है कि आपके पास जो है ना आपकी कॉर्पस के अंदर वो इस तरह से चीज़ें और उनके काउंट्स पड़े हुए हैं. सो लेट्स से एक बायोग्राम ऐसा पड़ा हुआ है, एक बायोग्राम आपके पास ऐसा भी कहीं पड़ा हुआ होगा, इज डर्टी, आई डोंट नो, एंड देन सो ऑन, इज सेफ और व्हाटएवर, द बॉय एंड व्हाटएवर, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं. तो और इसके आगे जो है ना वो हमारे पास इनके काउंट्स पड़े हुए होंगे कि ये चीज़ें हमने कितनी दफ़ा देखी हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ अगर उसको नॉर्मलाइज किया होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी हुई होंगी, राइट. सो काउंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. So now what you do is you choose a random biogram starting with the start of sentence token. तो आप क्या कहते हैं, of all the biograms जो शुरू हो रही हैं start of sentence token से. For example मेरे पास इस तरह की जो है ना वो biograms I don't know 100 हैं जो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन से शुरू होती हैं, यानी 100 यूनिक स्टार्टिंग्स थी सेंटेंसेस की. कोई आई से शुरू हो रहे थे, कोई द से शुरू हो रहे थे, कोई नेम से शुरू हो रहे थे, कोई व्हाटएवर, 100 यूनिक स्टार्टिंग्स थी. तो मैंने उन सारी स्टार्टिंग्स को मैप किया 0 से लेकर 1 के बीच में. अब इनमें से इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होंगी. सो लेट्स से स्टार्टिंग विद आई की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी और मेरे ख्याल में शायद ये ज़्यादा होगी, तो हो सकता है हम यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल ये स्टार्टिंग विद आई का होगा, और ये जी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो स्टार्टिंग विद द का होगा. सो दिस इज़ लाइक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आई, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस द, ये वाली चीज़ जो है मैं कहता हूँ कि जी स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और क्या आ सकता है, कोई नेम है लेट्स से जॉन एंड सो ऑन. तो ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के सारे मेरे बायोग्राम्स हैं जो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस से शुरू होते हैं, और मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया जो इनके बीच में फॉल हुआ. इससे एक ऐसी बायोग्राम मुझे मिल गई जिसका फर्स्ट जो टोकन है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर है, और जो सेकंड टोकन है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर के सेंटेंस ज़्यादातर किस किस्म के वर्ड से शुरू होते हैं. ठीक है, सो दैट मेक सेंस. तो इसने मुझे जो है मेरा फर्स्ट यहाँ पर वर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आई. ठीक है, ये मुझे एक फर्स्ट बायोग्राम मिल गया. अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस आई को देखना है और अगेन यही प्रोसेस रिपीट करना है. मैंने कहना है ऑफ ऑल
द बायोग्राम्स इन माई कॉर्पस जो कि आई से शुरू हो रहे हैं और आई के बाद लेट्स से एम आने वाले कुछ होंगे, लेट्स से ज़्यादा होंगे ये वाले, और आई के बाद आई ईट होगा, लेट्स से आई प्ले होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कुछ भी आई के बाद आ सकता है उनकी प्रोबेबिलिटी की इक्वल स्पेस मैंने दे दी उन सबको एंड मैप कर दिया इसको 0 से लेकर 1 के बीच में, एंड देन I generate another random number between 0 and 1, और वो जहाँ कहीं fall करता है तो now given that it starts with an I, I'm able to randomly generate a second word based on the probability of the occurrence of that word, which is based on the number of times I के बाद वो वाली चीज़ देखी गई। So I के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई है उसकी सबसे ज़्यादा probability interval है यहाँ पर 0 से 1 के बीच में, right? So इसने for example जो है वो next मुझे want दे दिया, so I want आ गया यहाँ पर, right? So you choose a random biogram WX where you match this W, you match this W, so ये W सेम है जो वहाँ पर था, you match this W and you generate the second one. So अब इसके लिए आपने एक 0 से 1 के बीच में इंटरवल बनाया है, एक इंटरवल 0 से 1 के बीच में आपने इसके लिए बनाया था, एंड प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी इंटरवल्स उनको दिए हुए। सो यू कंटिन्यू लाइक दिस। अब आप वांट से स्टार्ट होने वाले करेंगे, सो वांट टू से स्टार्ट होने, और कब तक करते रहेंगे जब तक यू कम टू द एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर, तो जुमला तब तक चलता रहेगा, राइट? तो इट विल कंटिन्यू, लेट्स से आई वांट टू ईट चाइनीज फूड एंड देन आई गेट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये बहुत एलिगेंट कर दिया एग्जाम्पल के लिए, इतना अच्छा आमतौर पे होगा नहीं, इतने खूबसूरत आपको कहाँ से बायोग्राम मिलने लग गए। अभी मैं आपको कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, बट एनी हाउ दिस विल स्टार्ट अपीयरिंग मोर नेचुरल, बिकॉज यहाँ कम से कम 2 वर्ड तक हम एक्चुअल ऐसे पेयर्स ले रहे हैं जो अकर करते हैं अंग्रेजी जबान के अंदर, और बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा प्रोबेबल हैं उनको हमारे यहाँ पर लेने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, राइट? सो if I take you and then you string them together and you get I want to eat Chinese food, and that's your sentence that you just. Alright, so now let's see some text that is actually that can be generated, और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। So यहाँ पर इन्होंने ये किया, शेक्सपियर के सारे वर्क्स लेकर लेट्स से एक फाइल में डाले, उसकी यूनिग्राम्स, बायोग्राम्स, ट्राइग्राम्स और इन्होंने तो क्वाड्रीग्राम्स भी निकाल लिए, 4ग्राम्स भी निकाल लिए, राइट? निकालने के बाद उनके काउंट्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, और जैसे हमने तरीका अभी देखा है उसी तरीके के हिसाब से इन्होंने टेक्स्ट जनरेशन कर दी। ये काम आप अभी भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी ऑथर का इंटरनेट से उठा लें जाकर, आई डोंट नो, एडगर एलन पो, जूल्स वर्न, व्हाटएवर, हूएवर यू लाइक्स, और उसका सारे के सारा टेक्स्ट उठाएं, एक फाइल में डालें, यूनिग्राम से लेकर जहाँ तक भी जाना चाहते हैं, मे बी ट्राइग्राम तक चले जाएं, और उनके काउंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें, और फिर यही मेथड शैनन विजुअलाइजेशन यूज़ करते हुए टेक्स्ट जनरेट करवाएं। और ये आप उर्दू के लिए भी कर सकते हैं, इकबाल के सारे वर्क्स ले लें, वो आपको यूनिकोड में मिल जाएंगे, और उसके ऊपर ये काम कर लें। नाउ हियर यू सी दैट फॉर यूनिग्राम्स यू सी के वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि वाकई किसी ड्रामा या प्ले में यूज़ हुए होंगे, टू हिम स्वॉलोड, कन्फेस, हियर बोथ, विच ऑफ, से, वन, ट्रेल एंड सो ऑन, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। टू का हिम से, हिम का स्वॉलोड से, स्वॉलोड का कन्फेस से, कन्फेस का हियर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, और होना भी नहीं चाहिए। यूनिग्राम्स है, इंडिपेंडेंट एजम्पशन है, कैसे हो सकता है? ये सिर्फ वर्ड लेवल की प्रोबेबिलिटीज की बेस के ऊपर चीज बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर आए बायोग्राम्स पे तो आपको नजर आएगा कि अब पेयर्स ऑफ वर्ड्स में कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है। व्हाट मीन्स, कॉमा, सो मीन्स कॉमा, comma, sir dot, I confess she question mark, then all sorts, he is trim captain and so on. So अब कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है बायोग्राम्स के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर पेयर्स ऑफ वर्ड्स हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज को देखा हुआ है, तो अब ग्रामेटिकल पेयर्स ऑफ वर्ड्स ही आ रहे हैं इसके अंदर। इफ यू मूव ऑन टू ट्राइग्राम्स दिस नेचुरलनेस इंक्रीजेस, स्वीट प्रिंस फॉल स्टॉफ शेल डाई, हैरी ऑफ मॉनमॉथ्स ग्रेव, दिस शेल forbid it, should be branded, and so on and so forth. तो अब आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत नेचुरल होता जा रहा है। अगर मैं क्वाड्रीग्राम के ऊपर आ जाऊं तो किंग हेनरी वॉट, आई विल गो सीक द ट्रेटर एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरलनेस नज़र आ रही है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? शेक्सपियर के सारे वर्क्स भी अभी हम आगे देखेंगे इतने बड़े नहीं हैं कि आपने सारे के सारे 4 ग्राम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टाइम देखे हों जितने आप देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। जब भी वो क्वाड्रीग्राम से जनरेट करवाएगा तो वो 1-1, 2-2, 3-3 के काउंट से चीज़ें जनरेट करा रहा होगा, स्पार्सिटी का प्रॉब्लम आता जाएगा, ज़्यादातर क्वाड्रीग्राम्स एम्प्टी होंगे।
सो जितना हम यूनिग्राम के करीब होंगे हमारे पास डेटा ज़्यादा डेंस होगा, मेट्रिसेस ज़्यादा डेंस होंगी। जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर एनग्राम्स की तरफ मूव करेंगे स्पार्सिटी बढ़ती जाएगी, तो आपको डेटा उसका ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा चाहिए होगा। लाइक फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के अंदर यू हैव दीज 884,647 टोकन्स and the types are to 29,000 and 066. So these are the 29,066 types. So that means जो जो एक्चुअली शेक्सपियर ने बायोग्राम टाइप्स प्रोड्यूस किए हैं वो तकरीबन 3 लाख हैं, जो कि जिसमें से वो प्रोड्यूस कर सकते थे, यानी अगर हम सारे पॉसिबल वर्ड्स को, एवरी पॉसिबल वर्ड फॉलोड बाय एवरी पॉसिबल वर्ड, दैट इज लाइक योर वोकैबुलरी इनटू वोकैबुलरी, सो वोकैबुलरी स्क्वायर कम्स टू 844 मिलियन। अब जाहिर है हर चीज़ तो अंग्रेजी नहीं अलाउ करती, आई एम यू ऐसी चीज़ें तो अलाउ नहीं करती, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलाउ करती हैं लेकिन उस ऑथर ने कभी नहीं लिखी वो चीज़ें। तो लिहाजा अब इस बायोग्राम की मैट्रिक्स में अगर मैं पूरी मैट्रिक्स बना दूं 844 मिलियन की, तो यू विल सी कि इट विल मोस्टली बी जीरो। इसमें सिर्फ 3 लाख चीज़ें लिखी होंगी, 3 लाख आउट ऑफ 844 मिलियन, राइट। 300,000 आउट ऑफ 844 मिलियन सिर्फ नॉन जीरोज होंगे, बाकी सब जीरोज होंगे। तो ये मसला होता है हमारी जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर एनग्राम्स की तरफ जाते हैं नेचुरलनेस भी बढ़ती है, हम ज़्यादा बेहतर बेस को अप्रॉक्सीमेट करने की तरफ जा रहे हैं। दी प्रॉब्लम इज़ कि डेटा इतना स्पार्स हो जाता है कि हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, जीरोज आ जाते हैं और उन जीरोज को फिर स्मूथ आउट करना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। So 99.96% of the possible bigrams were never seen. They have zero entries in the table. So quadrigrams उससे भी बुरे हो गए, क्योंकि अब आप देखें that's v raised to power 4. So क्योंकि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना जो क्वाड्रिग्राम में है वो शेक्सपियर जैसी फील हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो शेक्सपियर ही है, उसको वो एक ही एग्जांपल मिल रही थी, 1 काउंट का वहाँ पे क्वाड्रिग्राम पड़ा हुआ था, वही उसने आउटपुट कर दिया। सो जब आपने कहा कि जी वो सारे क्वाड्रिग्राम जो इस ट्राईग्राम से शुरू होते हों, ठीक है, या वो सारे की अगर दूसरा जनरेशन का अंदाज करें कि वो सारे क्वाड्रिग्राम जो इस सिंगल वर्ड से शुरू होते हैं और उस पूरे को एक स्पेस आप दे दें, ये दोनों तरह हो सकता है, वो आप खुद से फिगर आउट कीजिएगा कि शैनन को आप किस तरह से बायोग्राम से अगली चीज़ों पर लगाएंगे। तो जब आप वो निकालेंगे होगा क्या कि वहाँ पे इतना डेटा स्पार्स होगा कि वो उससे आगे कंटिन्यूएशंस 1 2 3 ही चल रही होंगी। अगर आप पहला तरीका जो मैं कह रहा हूँ कि एक ट्राईग्राम से शुरू होने वाले क्वाड्रिग्राम्स पे जाएंगे तो वो हो सकता है कोई एक ही क्वाड्रिग्राम पड़ा होगा जो वहाँ से आगे कंटिन्यूएशन उसकी दे रहा होगा। सो स्पार्सिटी का प्रॉब्लम इसके अंदर शामिल है, राइट। ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ पॉसिबल क्वाड्रिग्राम्स हैं जो हो सकते थे। राइट, ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है कि ये इतने में से, सो फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट क्वाड्रिग्राम उसने चूज कर लिया है जो आपको पिछले एग्जांपल में मिला है, तो उससे आगे अगर आप एक्चुअली जाकर देखें कि उसे कितनी कॉर्पस में चॉइसेस मिल रही हैं, तो सिर्फ 5 कंटिन्यूएशंस हैं। जस्ट आफ्टर चूजिंग द फर्स्ट क्वाड्रिग्राम इट हैज जस्ट 5 पॉसिबल कंटिन्यूएशंस, दैट, आई, ही, दाउ एंड सो ऑन। तो इस वजह से वो स्पार्सिटी का इशू, यू गेट द आइडिया होपफुली। अच्छा जी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर वही सेम चीज़ है, ये आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं इसको। SLP3 के अंदर भी ये चीज़ होगी, SLP2 के अंदर भी ये दी हुई है। ये वॉल स्ट्रीट जनरल वॉल स्ट्रीट जर्नल को इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है यूनिग्राम, बायोग्राम एंड ट्राईग्राम के अंदर, ये आप इसको देख सकते हैं एंड सो ऑन। सो ये था जी हमारा कुछ जनरेशन के ऊपर मामला। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम एक जनरेशन खुद से कोई कर लेते हैं उस एग्जाम्पल पर जो हम बिल्ड करते हुए आ रहे थे। सो ये हमारे पास स्पैम नॉट स्पैम की एग्जाम्पल थी, हेलो फ्रेंड प्राइज वर्क व्हेन। अगर हम इसको मैप कर दें, सो द प्रोबेबिलिटीज आर 0.388, सो जस्ट टू हेल्प यू कि मैं कहाँ हूँ, 0.388, 0.278 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी इसकी ये प्रोबेबिलिटीज हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटरवल लूँगा बिटवीन 0 एंड 1, उस 0 एंड 1 के इंटरवल के ऊपर मैं इसको मैप कर दूँगा, एंड मैप करके हेलो आ रहा है 0 से लेकर 0.38 तक, उसके बाद फ्रेंड आ रहा है वहाँ से आगे अनदर 0.278 की जगह ले रहा है, उसके बाद जो है वो प्राइस उसके आगे 0.055 की जगह ले रहा है। सो ईच वर्ड इज नाउ गेटिंग एन इंटरवल, और ये सॉर्टेड भी नहीं है, तो वो जो मैंने आपसे कहा था ना सॉर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना, एंड देन यू जनरेट अ रैंडम नंबर एंड आउटपुट जो भी वर्ड आता है। तो फर्स्ट आके गिरा यहाँ पे फ्रेंड के ऊपर रैंडम नंबर, एंड यू सेड फ्रेंड, एंड देन यू सेड हेलो, and obviously you're going to see much more hellos as compared to others, and then friends next होंगे and so on and so forth। तो इस तरह से ये एक्चुअल जनरेशन शुरू होगी। ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये हमारी, इसके ख्याल में, इस मॉडल के ख्याल में ये होती है एक नॉन स्पैम ईमेल। सो इसके ख्याल में ये एक नॉन स्पैम ईमेल होती है, फ्रेंड हेलो विन प्राइज विन हेलो हेलो वर्क फ्रेंड हेलो। ये आपका नाइव बेस का जनरेटर देख रहा है। वो जो हमने कहा था ना कि बेस किस तरह काम करता है, हम हर क्लास के ऊपर एक शख्स को ट्रेन कर देते हैं वो क्लास जनरेट करने के लिए, और फिर वो
उस क्लास को जनरेट करता चला जाता है। तो वो अपने अपने ख्याल के हिसाब से जो उसका होता है उस क्लास को जनरेट करता चला जाता है। तो ये इसका ख्याल है कि स्पैम नॉन स्पैम सॉरी इस तरह से लगती है। ठीक है जी, सो दैट वाज अबाउट जनरेशन। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट इन सफिशिएंट डिटेल कि नाउ यू आर एबल टू एक्चुअली implement it on your own. Thank you so much.